तो मैंने बेस्ट को सोच के ही मैंने पेपर दिया था। तो उस समय वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया और मेरे को नॉट सेट 5 में एम्स पटना मिल गया था। और ये बड़ी खुशनसीबी थी कि मैं आकर आपको पहले दिन ही आपसे मिल गया, तो आपने बहुत बधाई दी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं मतलब जिनसे मोटिवेशन ले रहा हूँ वो मेरे आज सामने है, वो मोटिवेशन देंगे। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। नॉट सेट 5 की कहानी बता रहे हैं कि नॉट सेट 5 के अंदर इन्होंने पहली बार कोई बिल्कुल बिना, एक होता ना कि मेहनत, 4th ईयर के बाद जस्ट पास आउट हुए और एक इनकी रैंक आने के बाद इनको एम्स पटना अलॉट हुआ था। और एम्स पटना जब ये आए थे तो इन्होंने फ़ोन किया कि सर मैं गुरुजी मैं एम्स पटना आ रहा हूँ और आप ही के एम्स में आ रहा हूँ, आप ही से मोटिवेट हूँ और मैं एम्स पटना आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मिले थे और उस दिन की थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहानी। जब अपन मिले थे तो पहले दिन बातचीत हुई थी, कोचिंग में इनका वेलकम हुआ था ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, और इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली थी कि सर वापस मुझे एम्स जोधपुर ही जाना है। तो उस दिन से इन्होंने वापस से मेहनत की और आज नॉट सेट 7 के अंदर जो एक पोस्ट होती है, सिर्फ एक ही पोस्ट थी और उसी पोस्ट के अंदर इन्होंने सिलेक्शन लिया है। बहुत ही जबरदस्त बात है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोधा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू के सेशंस लगातार चल रहे हैं और आज का इंटरव्यू आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। और इस इंटरव्यू में एक ऐसे संघर्ष की कहानी लेके आने वाले हैं जहां पे एक सीट के अंदर किस प्रकार से मनपसंद एम्स को चुना जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं इनवाइट करने वाला हूं आज हमारे एक बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यूअर हैं, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं स्टेज पे और आज इनसे मैं बहुत सारी चीजें जानूंगा और इनके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने संघर्ष कैसे किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है इस समय ये इंटरव्यू का सेशंस और इस समय कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बड़ा एक्साइटेड हूँ सर, और आपसे मिलने का मौका मिला है तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। और बहुत ही अच्छी बात है। मैं इनके बारे में सारे लोगों को बता देना चाहता हूं और मैं फिर इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा और उसके बाद में सारी चीजें आपको बताऊंगा इनके किस प्रकार से मेहनत की जाती है और किस प्रकार से इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो के अंदर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहूंगा और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है नॉट सेट 7 के अंदर और इन्होंने अपना मनपसंद एम्स को चूज किया है, एम्स जोधपुर। तो सबसे पहले तो आपको अपना मनपसंद एम्स मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं इसकी जो शुरुआत है कुछ मीठा हो जाए से मैं देना चाहूंगा। ये सबसे पहले तो आपको टीएनसी परिवार की तरफ से बिल्कुल आपके जीवन में खुशहाली रहे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इसके लिए इस इंटरव्यू की हम लोग शुरुआत करेंगे और इस इंटरव्यू में सबसे पहले इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से मेहनत की है। तो इस इंटरव्यू की जो हम शुरुआत करने वाले हैं तो वो शुरुआत है कि इंट्रोडक्शन से कि कहाँ से आप आते हैं। सर मेरा नाम नरेंद्र है और मैं बिलोंग जोधपुर से करता हूँ और मैंने अपना जो नर्सिंग है जिकोन जोधपुर से किया है, 2018 बैच है और पास आउट मैं अगस्त 2023 का हूँ। और मैं सर प्रॉपरली जोधपुर का ही हूँ। प्रॉपर जोधपुर के रहने वाले हैं और जिकोन जोधपुर से पास आउट है। तो जिकोन जोधपुर में आपने कौन से ईयर में पास आउट किया बताएंगे? सर अगस्त 2023 में पास आउट। अगस्त 2023 में इन्होंने जिकोन जोधपुर से पास आउट किया। उसके बाद क्या जर्नी रही है, कैसे किस प्रकार से आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया? सर उस समय मुझे मोटिवेशन करने के लिए मुझे मेरे गुरुजनों और मेरे जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी रैंकर्स हैं और वो टीएनसी से संबंधित है। तो इस वजह से उनसे मैंने गाइडेंस ली और मैंने जो मेरी तैयारी है वो 3rd ईयर के एंड में ही मैंने शुरू कर दी थी। तो उसके साथ ही मैं लगा रहा, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू हो गया और क्रैश कोर्स हो गया और मैंने जो एमसीक्यू बैच है वो भी लिया था और उसके अकॉर्डिंग जो जैसा बताते गए मैं वैसा करता गया और मैं वहाँ पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2023 में जब जैसे आपने बताया कि मैंने 3rd ईयर से शुरुआत कर दी थी, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जो सफलता अचीवमेंट की थी वो जस्ट पास आउट होने के बाद तुरंत सफलता मिल गई थी। तो इन्होंने शुरुआत 3rd ईयर से ही कर दी थी कि हाँ मुझे 3rd ईयर से पढ़ना है और 3rd ईयर से ही इन्होंने टीएनसी के साथ लगातार मेहनत की और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आज हासिल किया है। बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आपको आज मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से मेहनत करना है। आज इस इंटरव्यू में आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो 2023 में आपने पास आउट किया,
फिर कौन सा नोट सेट दिया था? पहला नोट सेट सर मेरा पहला नोट सेट 5 था जो सितंबर में ये हुआ था। तो उसमें जस्ट एलिजिबल हुए थे, मेरा रजिस्ट्रेशन आया था। तो प्रिपरेशन तो कर रखी थी, पर मन में था कि नंबर आएगा नहीं आएगा, पर मैं मेरा बेस्ट दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि ये अमूमन क्वेश्चंस है कि 5 में आपने एम्स पटना ले लिया, 7 के अंदर आपको एम्स जोधपुर मिला, तो बीच में एक 6 भी आया है, तो उस 6 की क्या कहानी है? जी सर, उस समय मेरा गोल था कि मेरा होम स्टेट में जोधपुर एम्स जाना है, या सेकंड प्रायोरिटी मेरी थी कि राजकोट जाना है। पर सेकंड जो 6 नोट सेट हुआ उसमें जोधपुर की सीटें थी और ना ही राजकोट की थी। तो उसके लिए मैं डिमोटिवेट हुआ, पर तैयारी में करता रहा। आपसे बात करी, आपने बोला कि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, उसमें कोई कमी नहीं, आप कंटिन्यू रखो, आएगा, इस बार नहीं तो अगली बार आएगा। तो मैं फुल मोटिवेट था और फिर उसमें भी अच्छी रैंक मिली थी। तो अब नियर बाय एम्स जाने के लिए मैंने प्रयास किए। तो अब मेरे को जम्मू किसी ने सजेस्ट किया कि जम्मू एम्स ठीक है, तो फिर वो भी मैंने ड्रॉप ही किया कि एक साल तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर कहीं नए एम्स में जाएंगे तो वापस सेटल होंगे तो उस वजह से दिक्कत होगी। तो मैंने यहीं रहकर तैयारी करना शुरू किया। तो सर ने बोला कि विश्वास रखो, आप तैयारी अच्छी है तो आप ज़रूर पहुँचोगे, मेरा वादा है कि मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। ये बिल्कुल एक साथ बना रहता है। जब मेरे एम्स में जब साथ में रहते हैं तो हमेशा बात होती रहती है, कभी मिल जाते हैं तो सारा चीज़ें होती है कि सर इस बार नोट सेट 6 में भर्ती नहीं आई। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर इस बार बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मेरे सर इस एम्स में भर्ती नहीं आई है, अगली बार आएगी कि नहीं आएगी, मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ। तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा जवाब है, और ये सीधा सा आपके सामने एक एग्जाम्पल है नरेंद्र, कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भर्ती आए या नहीं आए वो सेकेंडरी है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेहनत कंटिन्यूसली रखना चाहिए। और वो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। नॉर्थ सेट 6 में एम्स जोधपुर की कोई भर्ती नहीं थी और इन्होंने लगातार मेहनत किया था कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही पता चलता है कि क्या होने वाला है, पहले पता नहीं लगता है। तो वो आपको बाद में पता लगा कि चलो ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपको एम्स जम्मू अलॉट हुआ था, लेकिन आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और फिर से आपने तैयारी शुरू की थी। अब नॉर्थ सेट 7 की कहानी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। नॉर्थ सेट 7, फिर नॉर्थ सेट 7 में पोस्टें आई और पोस्ट का बहुत ही कम रहा है, तो फिर कैसा लगा? सर तैयारी मैं कंटिन्यू कर ही रहा था, लगातार मैं MCQ प्रैक्टिस कर रहा था, थ्योरी मैंने अच्छी से कर रखी थी। ऐसे तैयारी करते करते जब वैकेंसी पोजीशन आती है तो मुझे पता चला कि एक ही सीट है वहाँ पर। तो मेरा सीधा कॉल आपको ही गया था कि सर एक ही सीट है, मैं क्या करूँ, मेरा तो डिमोटिवेशन हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो सर ने बोला कि एक सीट है तो सही, क्या पता वो तेरी हो, मेहनत तो कर ही रहा है तो मेहनत करता रहे और हो सकता है वो एक सीट तेरी हो। तो इस वजह से मैं लगा रहा, बस मतलब मैं पढ़ूंगा, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, कुछ नंबरों से रहूंगा, कुछ नहीं तैयारी तो अगली बार काम आ जाएगी। तो ऐसा मैं इनके संपर्क में था और इन्होंने मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया था कि बस पढ़ता रहे, कभी न इस बार नहीं तो अगली बार भर्ती आएगी और तू जरूर जाएगा, मुझे ये पता है, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर। बहुत ही जबरदस्त। और मैं ये मुझे आज भी याद है कि इसकी एक सीट जब होता ना कि इंसान सोचता है कि हाँ यार मुझे एम्स जोधपुर जाना है, और वहाँ उस एम्स में सिर्फ एक सीट थी, कैटेगरी की इनकी एक ही सीट थी, और बहुत ही जबरदस्त था कि अब क्या होगा। और उसमें तो यार सीधी सी बात है, जो टॉप आएगा वही वहाँ पे सिलेक्ट होके दिखाएगा और वहाँ सिलेक्शंस लेना होता है। तो उनका कॉल आता था कि सर एक ही सीट है, क्या इस बार फिर से मेहनत करना शुरू कर दूं? लेकिन ये था कि नहीं, रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली चलते रहना है, और वो उन्होंने लगातार बना के रखा। अब मैं थोड़ा सा उन लोगों पे आ जाता हूँ। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं जहाँ पे 1, 2, 5, 10, 100 और यहाँ तक कि 250 पोस्ट को भी लोग ऐसे ही बोलते हैं। 250 सीट्स भी आती है तो बोले कम सीटें आई है। तो माइंड सेट क्या था कि यार क्या होगा, सिलेक्शंस होगा कि नहीं होगा? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक सीट है, इतनी कम सीटें हैं, पढ़ना से फायदा ही क्या है? तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा? आपको भी ऐसी फीलिंग आई थी? बिल्कुल सर, ये फीलिंग एक नॉर्मल फीलिंग है कि आपको ये फीलिंग आएगी कि एक सीट है। तो जो लोग हैं वो भी बोल रहे थे कि एक सीट है तो अब तो मुश्किल ही है, फिर अगला नॉर्थ सेट की तैयारी कर। तो मेरा यही जवाब था, क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट था और मेरा यही जवाब था कि मुझे बस तैयारी कंटिन्यू रखनी है, एक सीट आए या 2 आए या कितनी भी आए, मुझे यहाँ से निकलना है। तो मैंने वो तैयारी कंटिन्यू रखी और मैंने ये नहीं देखा कि सीट 1 है 2 है, क्योंकि तैयारी अब कर ली है तो हमें जो अपना बेस्ट देना है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया।
बहुत ही बढ़िया। और देखो यही सारा एग्जाम्पल आपके सामने, सीट चाहे भले ही एक आए या मैं तो बोलूंगा नहीं भी आए, लेकिन मेहनत को सारथी बना के रखें, लगातार मेहनत करते रहें। मेहनत वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत करेंगे तो फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा और लगातार चल रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं कि मेहनत किस प्रकार से किया है। बहुत सारे बच्चे जान रहे हैं कि जो टॉपर से सुनना चाहते हैं कि मेहनत किस प्रकार से होती है। तो लगातार आपकी ड्यूटी जैसे आईसीयू में, और उस आईसीयू में आप लगातार ड्यूटी कर रहे थे, एक हेक्टिक ड्यूटी है, और लगातार आपने जब से नॉर्सेट ज्वाइन किया है एम्स पटना में, उस दिन से लेके आज तक की ड्यूटी आईसीयू में रही है। तो आईसीयू में पेशेंट की केयर करना और उस पेशेंट केयर के साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं? सर इसका श्रेय जो है गुरुजनों के साथ में और मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही यहीं रहते थे। तो उन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया कि जो तैयारी कर रहा है वो करता रहे, बस तेरा काम है तैयारी करना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो 6 घंटे की ड्यूटी रहती थी और आईसीयू में पोस्टेड था, तो वर्कलोड बहुत, मतलब शुरू में तो टाइम मिल ही नहीं रहा था कि एक तो शुरुआत में घर से बाहर ही निकले थे, तो उसमें सेटल होने में टाइम लग गया सर। तो फिर भी फैमिली का सपोर्ट मिला, और जो मेरे कोवर्कर्स थे, मेरे जो साथी लोग थे, मेरे रूममेट थे, उनका बहुत सपोर्ट मिला, और उन्होंने मतलब मेरी तैयारी में हर पल मेरा साथ दिया। ड्यूटी टाइम में मेरा शेड्यूल ये रहता था कि जो मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, अच्छी थ्योरी, उसको मैं एप्लीकेबल करता था। चलते फिरते मैं डॉक्टर को पूछ लेता था, वहाँ के जो पोस्टेड एसआर है उनको पूछ लेता था कि ये कैसे हो रहा है, ये इसका ये है तो इसके कैसे होगा। तो मैं मेरा जो थ्योरी थी उसको मैं बिल्डअप कर रहा था, कहीं ना कहीं उसको उतार रहा था एक सांचे में कि ये मेरे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो इसके साथ में मेरे को जो थोड़ा कंफर्ट वाला जो माहौल है वो मेरे जो वार्ड इंचार्ज थे, मेरे स्टाफ थे, उन्होंने दिया। और जब भी मुझे समय मिलता है, थोड़ा ही समय मिलता है, तो मैं मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे भी भले ही 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं 5 करता था। मेरा ये शेड्यूल था कि सुबह जब से उठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पूरे दिन में मेरे को 50 क्वेश्चन करना है। मैंने 50 क्वेश्चन से शुरुआत की थी, फिर मैं उसको करते 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 जब तक नॉर्सेट आया तो मैं उसको 100 तक पहुंचा चुका था। कैसे भी करें आप, बस रोज़ के क्वेश्चन मुझे करने थे। मुझे ये टारगेट था कि मुझे इतने क्वेश्चन करके आज रात को सोना ही है। तो चलते फिरते घूमते फिरते मुझे बस मोबाइल या टैब से मैं अपने क्वेश्चन कर रहा था सर। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले तो मैं बहुत ही जबरदस्त तरीका बताया कि ये आदमी अगर ठान लेना, सोच लेना, माइंड अगर पॉजिटिव होना तो 100% सफलता मिलती है। और वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इन्होंने सोच लिया कि भाई यार मुझे तो कुछ करना ही है, मुझे जाना ही है, तो हमेशा प्रैक्टिस करना और हमेशा क्वेश्चनों के साथ लगे रहना है। मैं अब थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाता हूँ, जैसे आपने बताया कि मेहनत किया और ड्यूटी के साथ मैनेज किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, टीएनसी के माध्यम से, सबसे इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है, तो मैं उनकी फैमिली को यहाँ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इनके साथ जो काम कर रहे थे को-वर्कर्स, और साथ ही साथ इनके इंचार्ज ने इनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं इस यहाँ से इस टीएनसी के प्लेटफॉर्म के से भी बोलना चाहूँगा, ऐसे इंचार्ज सभी को मिले, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। जो सीनियर्स होते हैं उनका सपोर्ट से ही सारे स्टूडेंट्स अपने अचीवमेंट को हासिल करते, तो यहाँ से भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इनके जो कलीग्स हैं जिन्होंने इनको बहुत, एक होता है कलीग्स का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का भी बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने आज एक नरेंद्र को बहुत ही आगे तक पहुँचाया, उसमें भी आपका बहुत ही बड़ा रोल है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात आती है कि हाँ, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिर्फ थ्योरी और फिर आप क्वेश्चन पढ़ना, तो इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जैसे मान लो टॉपर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, तो कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रहता है? सर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको थ्योरी आपकी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत बेसिक से होती है। आपको बेसिक तो थ्योरी ही क्लियर कराएगी। जब आपको लगने लगेगा कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग हो चुकी है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, 30-40% तक ले जा सकते हैं थ्योरी को, क्योंकि आपने थ्योरी एक बार पढ़ रखी है तो उसमें टाइम लगेगा नहीं। फिर आपका जो फोकस, मेन फोकस रहेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या करेगा कि आपकी जो थ्योरी उसको अप्लाई करना सिखाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो अप्लाई कैसे हो रहा है। आप जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़े जा रहे हैं, जब तक आपको उसको यूज़ करना नहीं आएगा तो एमसीक्यू अटैम्प्ट नहीं होंगे। अब एमसीक्यू खुद कर रहे हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो गए। एक्चुअल परिवेश के लिए फिर आपको टेस्ट सीरीज भी आपको अपनानी पड़ेगी कि आपने जो तैयारी करी है वो उसको चैलेंज करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी वाकई में उस लायक है भी या नहीं है। नहीं तो आप 100 क्वेश्चन लेके बैठोगे, 100 में से आप 90 कर लोगे बैठे बैठे, तो क्योंकि उस समय माहौल अलग रहेगा। आपको जो टेस्ट सीरीज रहेगी तो टेस्ट में आपको एक्चुअल कंपटीशन मिलेगा, एक्चुअल वो जो माहौल मिलेगा कि टेस्ट मेरे सामने हो रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कैसे डील करना होता है। तो आपकी जो थ्योरी है, थ्योरी को आप अप्लाई करने सीखेंगे एमसीक्यू से और टेस्ट सीरीज से कि हाँ मेरी थ्योरी इस तरह से मैं बिल्ड करी है और ये यहाँ यूज़ हो रहा है।
तब वो थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, कि आपने थ्योरी अच्छी कर रखी है, फिर आप एमसीक्यू पर ही जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से कम समय जब मिल रहा है, तो कम समय में सर थ्योरी इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। तो शुरुआत में वो जो 30 है 30-10 पे चला गया था। मैं वही टॉपिक पढ़ रहा था जो एमसीक्यू मुझे दिक्कत कर रहे थे। जैसे कोई टॉपिक दिक्कत किया था, मैं उसका अलग से टॉपिक पढ़ लेता था, उसको अलग से लिख लेता था, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। बाकी मेरा मेन फोकस जो है एमसीक्यू पे ही था। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात बताई। थ्योरी मजबूत होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा हो जाता है। और इन्होंने बहुत ही लगातार प्रैक्टिस की। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इन्होंने लगातार प्रैक्टिस की है। टीएनसी का आपकी ये जो सक्सेस है, इसमें टीएनसी का क्या रोल है? सर टीएनसी का रोल तो शुरुआत होती है 4th ईयर से। अब थ्योरी कर ली थी बेसिक, तो अब टेस्ट सीरीज लें, कौन सा लें, कैसे लें, बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो मेरे सीनियर राहुल बॉस है, पवन बॉस है, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि अगर एक्चुअल में कंपटीशन तुझे फेस करना है और तेरे को तैयारी चैलेंज करनी है, तो एक बार मेरी बात मान और ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो शुरुआत में तो बड़े खस्ता हालात थे, मतलब लगा कि गलत ज्वाइन कर लिया, कि बहुत अब टेस्ट दे रहे हैं तो 20-22 हज़ार रैंक आ रही है, तो वही कि यार अब तो शायद होगा ये नॉर्सेट 5 जो ऐसे जस्ट प्रैक्टिस के लिए देखे आना। तो मैंने फिर भी 20,000 रैंक से शुरुआत करी, धीरे धीरे इम्प्रूव। अब कभी इम्प्रूव हो रहा, फिर 15,000 आ रही है। फिर मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ कि यार मेरे से नहीं हो रहा बॉस, ये मेरे बस का बात नहीं। तो उन्होंने बोला होगा इम्प्रूव, थोड़ा कंटिन्यूटी रखना है इसमें। तो फिर धीरे धीरे रैंक इम्प्रूव हुई, फिर टॉप 100 में आए, टॉप 10 में भी आने लगे। तो फिर ऐसे जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होने लगा। फिर जैसे जैसे जो रैंक जो लास्ट में एक सर जो है टीएनसी की तरफ से एक पीडीएफ भेजी गई थी, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, तो उसमें मैं ग्रीन जोन में आ रहा था। तो सर ने मुझे कॉल किया कि हाँ नरेंद्र जी क्या हालचाल है। तो मैंने बोला सर हालचाल तो बुरे हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं, अब करना क्या है। तो सर ने बोला कि आप ग्रीन जोन में ना। हाँ, तो मेरे से लिखवा के ले लो कि आपका सिलेक्शन तय है। ग्रीन जोन हम ऐसे तुक्के में ग्रीन जोन नहीं मान रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास भी एल्गोरिदम है, उस हिसाब से हम वो ग्रीन जोन कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। और मैं बस यही सोच के गया कि जस्ट मुझे टेस्ट दे के आना है, रोज़ का जो टेस्ट है वो मैं दे के आ जाऊँगा, और जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं होगा तो अगली बार ट्राई करेंगे। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात है। और उन्होंने लगातार, ये होता है कि मेहनत जब लगातार चलती है ना, तो 100% एक बिलीवनेस क्रिएट होती है। शुरुआत कहाँ से? लास्ट रैंक से। और वापस जो अचीवमेंट है वो फर्स्ट रैंक तक हासिल किया है। यानी लास्ट रैंक से फर्स्ट रैंक तक आना बहुत ही जबरदस्त मेहनत, और उसका जो सीधा साधा एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ बुक्स पे। जैसे मान लो बहुत सारी आपने थ्योरी में अच्छे नोट्स बना रखे हैं, बुक्स कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपको यहाँ तक लाने में, इस स्टेज तक लाने में हेल्प की है? सर मैंने शुरुआत करी बेसिक बुक से। भले ही आपको कोई बोलेगा कि बेसिक बुक्स आजकल पूछ नहीं रहे हैं, ये सब लोग बोलते हैं। जैसे बेसिक बुक का एक मैं नाम लेना चाहूँगा कि एक पीआर करके बुक आती है, तो उसका ऐसा है कि मैं बेसिक बुक ही प्रिपेयर कर रहा था, या बेसिक नोट्स ही प्रिपेयर कर रहा था, जो लगने में ईजी है, कि बहुत ईजी लग रहे हैं। अब लोग मुझे आके बोल रहे थे कि भाई ये जो है एनक्लेक्स पढ़नी पड़ेगी तुझे, शुरुआत में एनक्लेक्स पढ़नी पड़ेगी, इससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो फिर तू करेगा क्या। तो मेरा यही मोटिवेशन था कि पहले बेसिक करेंगे तो मैं टॉप लेवल पे जा पाऊंगा। तो मेरा फोकस ये था कि मैं बेसिक करूंगा, फिर टाइम बचा तो फिर मैं अपर, ऐसा नहीं कि एनक्लेक्स नहीं पढ़ूंगा। तो मेरा यही प्लान था कि बेसिक क्लियर करके फिर मैं थोड़ा अप लेवल पे जाऊंगा, एनक्लेक्स करूंगा। तो मैंने सबसे पहले मेरा बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया, फिर बेसिक के साथ में फिर मैंने 1-2 एनक्लेक्स को निकाला। वो भी सर जब अब मैंने ज्वाइन किया था, बाकी मैं बेसिक से ही यहाँ आया। वो जो टेस्ट सीरीज थी और जो MCQ बैच था उस पे, और जो बेसिक था उसी पे, क्योंकि बेसिक तो क्लियर मैं कर रहा था, साथ में जो कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज से हो रहे थे। वो पता नहीं किस बुक से आ रहे थे, वो मुझे पता नहीं, पर वो 1 बार 2 बार गलत हो रहे हैं, तीसरी बार जाके मैं उसको अप्लाई करना सीख रहा हूँ कि अब क्या पूछने वाला है। ओके, बहुत अच्छी बात बोली कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये मैं आप सभी को आज मैं इस मंच के माध्यम से और टॉपर्स के सामने ही बता देता हूँ। एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चन को निकाल के लेके आती है टीएनसी, और आप तक पहुंचाने का काम करती है। तो आपको हर एक तरीके से इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, और हर एक तरीके से आपको स्ट्रांग बनाने का काम करती है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके माइंड को उसके ना रीड आउट करने का काम करती है टीएनसी, और फिर आप तक क्वेश्चन पहुंचाती है। तो आपको फिर सारी एनक्लेस का सार आपको मिल जाता है, और उसी से आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। मैं अगर बात करूं कि कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार आज तो मेरा रैंक इतना नीचे आ गया है, और ये टीएनसी वाले कहाँ से क्वेश्चन लेगा, तो गुस्सा नहीं आता था? सर आता था गुस्सा, क्यों नहीं आता था, क्योंकि अब
टेस्ट दिया और रात आप 11:30 तक इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, 12 बजेगी वो रिजल्ट देखेंगे फिर सोएंगे। अब रिजल्ट देख रहे हैं तो इतनी मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे तो सर ये तो डिमोटिवेट करेगा ही सबको। तो फिर ऐसे डिमोटिवेट कर एक तो मन किया कि ये टेस्ट सीरीज मतलब ठीक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे बात करते करते जो अजीब से क्वेश्चन थे तो जो बड़े क्वेश्चन लगते हैं कि यार ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर मुझे जो है मतलब अगर मेरी बात माने तो जो बड़े क्वेश्चन जो है वो मुझे ईजी लगने लगे। बड़े लगने का ईजी लगने का यही क्वेश्चन है कि अगर बड़े को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, एक्चुअल में उस प्रेफरेंस में अपने आप को रख रहे हैं, तो वो उसका जो आंसर है उसी क्वेश्चन में ही है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, मेरा ये मानना है, क्योंकि उनका एक जो आंसर है वो फिक्स है कि ये आंसर होगा। और जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है कुछ बड़ा, जो आजकल जो नया पैटर्न हो चुका है, जो आपको एक सिनेरियो में लाके खड़ा कर देते हैं, वो उससे माहौल हो रहा है कि सिनेरियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिनेरियो वाले क्वेश्चन आपके लिए और ईजी है अगर आप उस सिनेरियो को अप्लाई करें, तो वो सिनेरियो वाले क्वेश्चन का जो आंसर है उसी में ही छुपा हुआ है, तो आप वो ईजिली हैंडल कर पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बात बताइए कि शुरुआत में ऐसा लगता है, हर बंदे को लगता है कि यार क्या हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरी रैंक पीछे आ रही है, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन जब लगातार 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 मेहनत करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हो, तो ये एक बहुत बड़ा, और ये टीएनसी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हर कोई टॉपर्स नहीं बन सकता। टॉपर्स बनने के लिए आपको पेशेंस रखना होता है। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने लगातार मेहनत की, लगातार हमेशा रिजल्ट का वेट करता था, और डिमोटिवेशन हर बंदे को आता है। टॉपर्स को भी डिमोटिवेशन था और ये हर बंदे को आता है। डरने की जरूरत नहीं है, लगातार कंटिन्यूसली के साथ हमेशा आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम हॉल पे आ जाता हूं। जैसे मान लो एग्जाम थोड़ा सा, इंटरव्यू जरूर लंबा हो रहा है लेकिन बेनिफिट आपको 101% मिलेगा, क्योंकि यहां से जब इंटरव्यू से टॉपर्स से जब सुनते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक आउटकम मिलता है कि हाँ यार किस प्रकार से मेहनत की है, और नेक्स्ट इंटरव्यूअर आप होने वाले हैं। और यहाँ आप इसी स्टेज पे, जिस प्रकार से मैं नरेंद्र का इंटरव्यू कर रहा हूं, वैसे का वैसा आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आज से 101% लगातार मेहनत करेंगे तो आपका ये फायदा होने वाला है। तो अब मैं बात करता हूं एग्जाम हॉल की। जब एग्जाम हॉल में गए तो वहां पे जब आप पेपर अटेंड कर रहे तो कैसा लग रहा था कि यार ये तो टीएनसी का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, अरे पहले खराब लग रहा था लेकिन अब मजा आ रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ कैसी हो रही थी? हाँ सर, एग्ज़ाम सेंटर जाने में बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है, क्योंकि नया माहौल रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रेस आपको क्रिएट तब होता है जब आपको कोई बाहर मिलता है और कोई क्वेश्चन या टॉपिक बताता है जो आप नहीं पढ़ के गए, तो आपका सारा जो तैयारी है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो फिर भी आप अंदर जाते हैं, उस समय डरे सहमे रहते हैं, पर जैसे ही आपके सामने पेपर खुलता है तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़े देखे देखे लग रहे हैं, इनको डील कैसे करना है। ये वैसा ही पेपर पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न वो जो है सिमिलर रहता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हूबहू नहीं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डील करना सीख गए हैं आप, तो वो आप आसानी से डील कर पाएंगे। वो देखे देखे से लगेंगे क्वेश्चन और आप आराम से उसको कर पाएंगे, आप इतना ईजिली कर पाएंगे कि आपका समय बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी बात बताइए कि डील करना आना चाहिए। डील कैसे भी सिचुएशंस को डील आप अगर सीख जाते हैं तो फिर एकदम सिक्स लगा के आते थे। अब मैं आ जाता हूँ, एक बहुत ही बड़ा बच्चों का क्वेश्चन रहता है, हाउ टू कंट्रोल द माइनस मार्किंग। जैसे टॉपर से हमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जब आप मेहनत करते हैं तो माइनस मार्किंग कंट्रोल्स की जो कला है वो किस प्रकार से आपके अंदर बिल्ट हुई और आपको किस प्रकार से आपने उसको प्रिपेयर किया? सर माइनस मार्किंग, शुरुआत में मेरे माइनस मार्किंग बहुत हो रहे थे। जब से टेस्ट सीरीज शुरुआत करी तो मैं मतलब शतक पे ही विश्वास रखता था, शतक करेंगे, जितना होगा उतना नंबर आएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर गाइडेंस मिला। फिर उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर ये किया कि आप ऐसा करते हैं कि 7-8 टेस्ट ऐसे देते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन करते हैं, 7-8 टेस्ट ऐसे देते हैं जिसमें 80 करते हैं, और कुछ में ऐसा करते हैं कि 60, 70, 75 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब एक्सपेरिमेंट तब पॉसिबल है जब आप एग्जाम हॉल के बाहर हैं, जब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जितना होगा मंजूर होगा, आप एक्चुअल एग्जाम में नहीं कर सकते। तो मैं कम से कम 4-5 वो जो चूहे होते हैं प्रैक्टिकल के, मैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मुझे सेट बैठा कि अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें अगर 70 सही हो रहे हैं तो क्यों ना आप 80 करके 70 सही करें। फिर देखा कि अगर आप 75 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें 68 सही हो रहे हैं तो कम करने में ठीक है। तो वो आपके जो पोटेंशियल है वो उस पर डिपेंड करेगा। हर आदमी का जो अटेम्प्टिंग है वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना अटेम्प्ट कर रहा है। पर यही तरीका है कि आप अटेम्प्टिंग करो, शुरुआत करो, आपका जो स्ट्रेटजी उस पर लगे रहो,
आप 4-5 टेस्ट दो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो कि मैं कहाँ सेट बैठ रहा हूँ। फिर आपको एक स्ट्रेटेजी आ जाएगी कि मेरी एक्यूरेसी जो है इतनी है। फिर आप उसको 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे करके उस स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर सकते हैं और आपको आदत हो जाएगी मुझे इतने ही क्वेश्चन करते हैं। फिर आपको जो पेपर पैटर्न है उस पर भी कुछ डिपेंड करेगा कि कितना क्वेश्चन आपको देखते ही पता, अगर आपने सच में तैयारी करी है तो आपको पेपर पैटर्न देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे कितने अटेम्प्ट करना है इसमें। तो आपको उस हिसाब से अटेम्प्टिंग, अब ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट में 75 करते आ रहा है और आपका सिलेक्शन लिस्ट में आ रहा है 75 में से 71, 72, 70, 65 ठीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ एग्जाम में जाकर आपको फिक्स है कि 75 ही करना है। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी भी पड़ सकती है। आपको स्थिति के अनुसार तैयार रहना पड़ेगा कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी, इमीडिएट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। वो आप जब लगातार टेस्ट देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आ जाएगा कि मेरे कितने अटेम्प्टिंग पर कितने नेगेटिव हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा सारा। बहुत ही जबरदस्त बात बताइए कि सिचुएशंस बेसिस काम करना सीखना आना चाहिए, और वो चीज़ें जब पेपर हार्ड आता है तो किस प्रकार से गेम करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं कितने क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके आ जाऊं। वो भैया वैसे नहीं आते, प्रैक्टिस से आते हैं। रोजाना आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जब मैदान में जब उतरते हैं तो उसी पे समय लगता है कि कितने ओवर में कितने रन बनाने और किस तरीके से खेलना है, बॉलर कैसा होगा, उस हिसाब से ही सारी चीजें होती है। पहले से प्री एजम्पशन ऐसी चीजें काम नहीं करती है, और वो चीजें सारी चीजें आती है प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा परफेक्टनेस होगा, और उनकी सक्सेस की जो कहानी है वो वहीं पे टिकी हुई है कि जितनी ज्यादा मेहनत है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है उसी का फायदा आज इनको घर के नजदीक ले जाने में रहा है। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा है, और बहुत सारी चीजें इनसे जानने की हमने कोशिश की है कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत किया, सारी चीजें की है, और वो सब चीजें इन्होंने आज बताई है। तो सबसे लास्ट में मेरा इनसे एक सवाल है कि नरेंद्र, आपने एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है, पहली रैंक है एम्स जोधपुर के लिए इनकी पहली रैंक, वहां पर सेकंड रैंक पे पहुंचे हैं ये, और वहां पे एक सीट के अंदर इन्होंने अपना स्थान काबिज कर लिया है। तो सारे बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं, जो जीकॉन के जूनियर्स हैं, इस समय इस इंटरव्यू को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे सीखना चाह रहे हैं कि यार नरेंद्र, यार आपने तो बड़ा कमाल करके दिखा दिया, मजा आ गया। अब हमें एक ऐसा रामबाण या ऐसा गाइडेंस दो जिससे हम लोग भी अपने घर के नजदीक जा सके, और टीएनसी के साथ ऐसा ही एक इंटरव्यू हमारा भी पब्लिश हो सके। तो गाइडेंस एक जरूर दें सर। गाइडेंस में यह है कि मेहनत प्लस प्रैक्टिस। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल आज न कल जरूर मिलेगा। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, लगातार मेहनत करनी है जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती। अब डिमोटिवेशन होगा, आसपास का माहौल डिमोटिवेट रहेगा, आपको लोग बहुत बोलने वाले होंगे, तो आपको उनको जवाब जो है, अभी तैयारी जो है मेहनत से करनी है, शांति से, फिर ऐसा रिजल्ट ला के देना है कि वो आपकी जो सफलता है वो शोर मचा ले और सबको जवाब मिल जाए कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया है। तो आपको मेहनत करती रहनी है, मेहनत ही इसका इलाज है, और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई शॉर्टकट बता देगा आपको कि ये पेपर कर ले, वो कर ले, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है, और मेहनत ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, आपको खुद की आत्मा जो है वो जवाब देने लग जाएगी कि हाँ मैंने मेहनत करी है। आप अपना 100% दे दो, बाकी जो होना है, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, वो होता रहेगा। बस मेहनत ही इसका राज है। मेहनत आपने करी है तो उसका फल आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, और बहुत ही जबरदस्त बात में इसको मैं बिल्कुल एक टैगलाइन बनाने वाला हूँ कि अगर आपने हार्डवर्क कर रखा है ना तो 101% आपकी सफलता तय। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए नरेंद्र बहुत ही एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि हाँ अगर आप लगातार मेहनत करेंगे और लगातार एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो 101% सिलेक्शन होगा। लगातार मेहनत का नतीजा है आपके सामने। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा टीएनसी का नाम रोशन करते रहें, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। आप घर के नजदीक जा चुके हैं, उनकी सेवा करें, और जल्दी से जल्दी आप जो आपने अब दिमाग में जो ख्याल बना रखे कि हाँ मैं घर पे जाऊंगा, मैं इस तरीके से वो सारी चीज़ें करूंगा, तो घर के नज़दीक जाने से पहले बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो सारी चीज़ें भगवान आपको उनको पूरा करें। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जहाँ जिस जगह से आपने नर्सिंग किया है उस कॉलेज का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।